बिहार एसएससी 10 अगस्त 2025 का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज बीएसएससी का 10 अगस्त 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। जी हाँ फ्रेंड्स, बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट 10 अगस्त 2025 का ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। इसमें टोटल 150 प्रश्न है। बिल्कुल हूबहू वही पैटर्न है जो बीएसएससी सीजीएल का और बीएसएससी 10+2 लेवल का होता है। तो जिनका भी बीएसएससी सीजीएल, बीएसएससी 10+2 और जो लोग भी कार्यालय परिचारी 2025 का फॉर्म भरेंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल बिहार एसएससी का लेटेस्ट ये क्वेश्चन पेपर है। बिहार एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न है 2025 वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बीएसएससी क्वेश्चन पेपर 10 अगस्त 2025 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार एसएससी का 10 अगस्त 2025 का क्वेश्चन पेपर है। 10 अगस्त 2025 को बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट का एग्ज़ाम लिया गया है। तो बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट 10 अगस्त 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है और बिल्कुल वही पैटर्न है इस पेपर में जो पैटर्न बिहार एसएससी सीजीएल का और बिहार एसएससी 10+2 लेवल का होता है। इसमें भी 150 प्रश्न पूछे गए हैं। 75 प्रश्न जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए में जनरल स्टडीज के हैं और 75 प्रश्न जो है सेक्शन बी में साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के हैं। तो सेम पैटर्न है आपका बिहार एसएससी सीजीएल का और बिहार एसएससी 10+2 लेवल जैसा है। इसको एक बार पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक बार सभी लोग इसको लाइक कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना उन्नति के उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाता है। यहाँ पर देखिए, ये जो प्रोजेक्ट उन्नति है ये किसके अंतर्गत है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। वहीं पूछा गया है कि इसके उद्देश्य को सही ढंग से इनमें से जो है कौन दर्शाता है। तो देखिए, ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा आजीविका संवर्धन के लिए 20% सक्रिय मनरेगा श्रमिक परिवारों को प्रशिक्षित करना है, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का एक अभियान है प्यार का पौधा, जिसके अंतर्गत लोगों से अनुरोध किया गया कि कटे हुए फूलों के बजाय जीवित पौधा उपहार में देना चाहिए। तो ये प्यार का पौधा काफ़ी सुर्खियों में रहा था, ये अपना बिहार का है। तो बिहार राइट आंसर हो जाएगा। पूरा प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, टोटल 150 प्रश्न है। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई थी। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएम कुसुम के घटक बी के अंतर्गत यदि एकल सौर कृषि पंप के लिए बैंक वित्त का लाभ उठाया जाता है तो किसान को प्रारंभ में कितना हिस्सा देना होगा। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपसे इनिशियली पे पूछा गया है तो ये आपका 10% ऑफ द कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, जो है 10%। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कि दिसंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बन गया है। तो ये आपके बन गए हैं डी गुकेश, ठीक है ना, डी गुकेश बने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, डी गुकेश का संबंध शतरंज से है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास जो है किस भारतीय संस्था के द्वारा आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये किया गया था गृह मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो है यह किया गया था। उसके बाद देखिए, पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रैम्प अभ्यास के चौथे संस्करण में भारत और किस अन्य देश की सशस्त्र सेनाओं ने पहली बार संयुक्त रूप से भाग लिया है, ठीक है ना। तो टाइगर ट्रैम्प, तो ये आपका हो जाएगा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 2025 दिलीप ट्रॉफी में बिहार में जन्मे किस खिलाड़ी को पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। तो 2025 दिलीप ट्रॉफी में बिहार के जन्मे ईशान किशन को जो है पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईशान किशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है आफ्टर 20 ईयर्स जो है पुस्तक, इसके लेखक कौन है। आफ्टर 20 ईयर्स, तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है किसने, तो ओ हेनरी ने लिखा है, ठीक है ना, ओ हेनरी ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत वर्तमान में
8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को मान्यता देता है। इनमें से कौन सी भाषा उनमें से एक नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो उनमें से एक नहीं है ये भोजपुरी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है, ध्यान दीजिएगा, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची की मूल 14 भाषाओं के बाद सबसे पहली जोड़ी गई थी। यानी कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, उसके बाद वहीं पूछा गया है कि उससे जो है सबसे पहले कौन सी उसके बाद भाषा जुड़ी गई थी और इसे किस वर्ष शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स यह भाषा सिंधी थी और इसको 1967 में जोड़ा गया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। पहला संविधान संशोधन अधिनियम तो 1951 में, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर, ठीक है ना, यहाँ पर अंग्रेजी में भी देख लीजिएगा, ये टोकामक रिएक्टर का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो फ्रेंड्स इनका नाम है आदित्य और ये कहाँ पर है, तो ये गांधीनगर गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना, वहीं पर स्थित है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख नदी परियोजना के लिए 1966 में जो है खालिस्तान दिया गया है। कौन सा जो है समझौता में संशोधन किया गया था। तो ये आपका कोसी समझौता हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोसी एग्रीमेंट। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत भूटान संबंधों के निर्माता थे। ये प्रश्न पूछा गया है, बताइए आधुनिक भारत भूटान संबंधों के निर्माता। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और भूटान के महामहिम जिग्मे दोरजी वांगचुक थे। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल राइट आंसर है उनका, ठीक है। उसके बाद देखिए विम्बल्डन 2025 पुरुष एकल विजेता पूछा गया है। तो विम्बल्डन में पुरुष एकल में जैनिक सिनर ने जीता है, ठीक है ना, जैनिक सिनर ने, और महिला एकल में जीता है ईगा स्विटेक ने, ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेब्स 1 से 4 मई 2025 तक आयोजित किया गया। बिल्कुल ये वेब्स का आयोजन 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, ये आयोजन नई दिल्ली में, नहीं ये मुंबई में हुआ था। तो केवल जो है आपका पहला जो है सही दिया गया है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सही है परंतु दूसरा गलत है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि महापद्मनंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए ये महापद्मनंद जो है ये नंद वंश का संस्थापक था और इसने अपनी धार्मिक शक्ति को दर्शाने के लिए सिक्के जारी किए थे। पहला ही यहाँ पर करेक्ट दिया गया है और ये केवल मगध क्षेत्र पर शासन किया था, इसका विस्तार नहीं किया था, ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। और ये बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, ऐसा नहीं है, ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म का इन्होंने आश्रय दिया हुआ था। कुछ जैन विद्वान भी इनके राज्यसभा में रहते थे। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा। उसके बाद देखिए कौन सी संधि देखिए भारत और नेपाल के बीच विशेष और अस्थायी संबंधों की आधारशिला है। तो ये सुगौली की संधि आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, सुगौली की संधि यहाँ पर देख सकते हैं, सुगौली की संधि। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा करने वाली प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है। तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति और इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने किया हुआ है, ठीक है ना, हरिसेन ने। उसके बाद देखिएगा पुष्यमित्र शुंग द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक क्या था। तो देखिए पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना किया था इसने। मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहद्रथ की हत्या करके इसने मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था और इसने जो है अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, ध्यान रखना अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है ना। और पुष्यमित्र के लिए यह अश्वमेघ यज्ञ जो है पतंजलि ने करवाए थे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न कि 2014 में अपने विघटन तक किस संस्था ने पंचवर्षीय योजना तैयार किया था। तो भारत में पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का श्रेय जाता है प्लानिंग कमीशन को, योजना आयोग को, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद चलिए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है, ये जानते हैं आप। देखिए जो 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये बार बार पूछा जा रहा है बिहार के एग्जाम में, क्योंकि 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ था और बिहार के 5 शहर पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में हुआ था। आपको ध्यान रखना है ये 7वां संस्करण था। गजसिम्हा इसका शुभंकर था, गजसिम्हा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है मेडल टेबल में भारत ने 36 मेडल जीते हैं, जिसमें से आपको याद रखना है 7 में गोल्ड है, 11 सिल्वर है और 18 जो है ये ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है। बिहार की आधिकारिक भाषा
तो हिंदी और उर्दू है, ठीक है ना। हिंदी एंड उर्दू ये बिहार की आधिकारिक भाषा है। चलिए उसके बाद बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी भी पूछा गया है, जो कि गौरैया है। देखिएगा, किस मंत्रालय ने बेयरफुट टेक्नीशियन परियोजना शुरू की है, यह किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है मनरेगा कार्य मापन के लिए सिविल इंजीनियरिंग कौशल में चयनित स्थानीय व्यक्तियों की प्रशिक्षण के लिए, मतलब देना है इसके लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1952 में अक्टूबर महीना में। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि महावीर ने अपना दूसरा यहाँ पर देखिए समवसरण, यहाँ पर अंग्रेजी में भी देखिए SAMAWASARANA समवसरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया था। दूसरा इन्होंने पावा में दिया था, पावापुरी में, ठीक है ना। और पहला इन्होंने विपुलाचल पर्वत पर राजगीर में दिया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद भारत में किस प्रकार की संघीय संरचना लागू की गई। तो फ्रेंड्स ये त्रिस्तरीय है, ठीक है ना, त्रिस्तरीय, याद रखना आपको, 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर। उसके बाद देखिए पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में किस प्रक्रिया की देखरेख करता है। तो पंचायती राज मंत्रालय जो है ना, ये राज्यों में देखरेख करता है विकेंद्रीकरण का, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का, ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि NHPC लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले, यहाँ पर देखिएगा 24 बिजली घरों में से एक, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा प्रश्न दिख जाए। हाँ, अब देखिए यहाँ पर NHPC लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले 24 बिजली घरों में से एक तीस्ता 5 पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है। अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं आप, द तीस्ता 5 पावर स्टेशन वन ऑफ द 24 पावर स्टेशन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई NHPC लिमिटेड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भारत के किस सांस्कृतिक उत्सव को 2021 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है दुर्गा पूजा को, ठीक है, दुर्गा पूजा को। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से देखिए कौन सा पृथ्वी की परतों का सबसे भीतर से बाहर की ओर क्रमशः ढंग से है। तो यहाँ पर देखिए क्रोड, मेंटल और भूपर पट्टी, भीतर से बाहर की ओर, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का व्यवसाय है। तो इसमें से द्वितीयक क्षेत्र का व्यवसाय की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, विनिर्माण हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो फ्रेंड्स ये किया है भूषण रामकृष्ण गवई ने, जस्टिस BR गवई ने। इनका क्रम याद रखिए, ये 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस वर्ष नासिक के कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। तो इन्होंने किया था 1930 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह था, के बाद किस कृषि प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तो आपको पता है कि चंपारण में 3 कटिया पद्धति उस समय प्रचलन में थी। तो ये 3 कटिया प्रणाली को समाप्त किया गया था, ठीक है ना, यानी कि 20 कट्ठा खेत में से 3 कट्ठा खेत पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए PM 2.5 कणिकीय पदार्थ PM 2.5 फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और श्वसन संबंधी समस्या पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करता है, ये भी करेक्ट है। और देखिए सल्फर का मुख्यतः अंग्रेजी वाले सेक्शन में आइएगा, देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड इज प्राइमरली इमिटेड फ्रॉम द वोल्केनिक इरप्शन। देखिए ये प्राइमरली नहीं होगा, मेरे ख्याल से तीसरा ऑप्शन ही गलत दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ओनली 3 होना चाहिए। पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट अबव इज या आर इनकरेक्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू किया गया था। तो दांडी यात्रा स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को, ठीक है ना। और 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंचते हैं, सांकेतिक रूप से नमक बनाते हैं और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स कि भारत में पायराइट भंडार का लगभग 95% हिस्सा बिहार में है,
बिल्कुल सही है। बिहार में पाइराइट का खनन मुख्यतः कहाँ होता है? तो मुख्यतः ये होता है रोहतास में। क्लियर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि कौन सा विकल्प उच्च तुंगता पर ओजोन निर्माण का सही क्रियाविधि को स्पष्ट करता है, बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, यूवी रेज ब्रेक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड फ्री एटम्स कंबाइन विथ O2 फ्रॉम फॉर्म ओजोन। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तृतीय क्षेत्र में केवल वे गतिविधियां शामिल हैं जो सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि तृतीय क्षेत्र में वे गतिविधियां शामिल हैं जो केवल सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती है। नहीं, ये गलत दिया गया। तृतीय क्षेत्र की कुछ सेवाएं जैसे कि शिक्षण और चिकित्सा सेवाएं सीधे तौर पर वस्तु के उत्पादन में सहायक नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला आपका करेक्ट दिया गया। तो यहाँ पर आपका केवल आर सही दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स यहाँ पर कि भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में मनाया गया? तो देखिए अंतरिक्ष दिवस याद रखना आपको, मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को, और ये मनाया गया था चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न पूछा गया कि बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये घरेलू गौरैया है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रोन हैं उसके साथ मिल करके किस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किया था? तो इन्होंने किया था फ्रेंड्स आपका किसका? AI एक्शन शिखर सम्मेलन का, ठीक है ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक्शन शिखर सम्मेलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए जून 2025 के 11वें योग दिवस में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इसमें 191 देशों ने जो है इसमें भाग लिया था। चलिए उसके बाद देखिए पूछा जा रहा है कि 28 नवंबर, ध्यान दीजिएगा फिर से, 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था जिसने युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी को चिन्हित किया? तो ये क्या था? श्री कृष्ण सिंह ने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल था 2012 से 17 तक को निम्नलिखित में से कौन सा उपशीर्षक दिया गया है? तो ये आपका फास्टर, उसके बाद देखिए सस्टेनेबल ग्रोथ एंड मोर इंक्लूसिव था, ये तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी भारत में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का सीमा कितने राज्य से लगता है? तो बिहार की सीमा बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगता है, तो 3 राइट आंसर हो जाएगा। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा पटना में कौन सा द्विभाषी यानी कि बाइलिंगुअल साप्ताहिक प्रकाशित किया गया था और बाद में अंग्रेजों ने इसको दबा दिया था? तो ये था आपका बिहार सत्याग्रह समाचार पत्र, ठीक है ना, जो कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के समय में ये पटना से प्रकाशित किया गया था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समिति MPC बैठक के दौरान अप्रैल 2025 में क्या रेपो रेट निर्धारित किया है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? 6% का। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था की विशिष्ट व्यवस्था नहीं है? तो आप देख सकते हैं दोहरी नागरिकता नहीं होगा, बिल्कुल एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये नहीं पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप देखिएगा इसका गठन 5 वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। नहीं, ये ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया गया है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये ऑप्शन स्टेटमेंट गलत दिया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि अस्थायी होता है बारानाजा नामक पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली जिसमें 12 विभिन्न फसलों को एक साथ खेती में शामिल किया जाता है। किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? बारानाजा। बारानाजा यहाँ पर आप देख सकते हैं बारानाजा, ठीक है ना। तो यह आपका है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया कि बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके पृथक प्रांत बनाया गया था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में अलग हुआ था, उड़ीसा सम्मिलित था, उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था बिहार से, और झारखंड सन 2000 में। सब याद रखना आपको। देखिए भारतीय रुपये के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए यह प्रतीक देवनागरी के रॉ
और रोमन के आर को एकीकृत करता है। सही है। दो क्षैतिज रेखाएं राष्ट्रीय ध्वज और बराबर चिन्ह का प्रतिनिधित्व करती हैं, बिल्कुल सही है। इसका चयन बिना किसी सार्वजनिक प्रतियोगिता के किया गया था, नहीं किया गया था सार्वजनिक प्रतियोगिता, ये गलत है। और इसे 2010 से जो है अपनाया गया था। इसको 2010 से पहले अपनाया गया था, नहीं इसको 2010 से अपनाया गया था, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखें तो एक और दो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला है कि किस संगठन ने भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग ऑफ इंडिया शुरू करने की घोषणा किया है। तो ये किया है आपका किसने, तो NRAI यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार के किस पाल सम्राट के द्वारा स्थापित किया गया था, तो विक्रमशिला की स्थापना किया था धर्मपाल ने। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखिएगा कि किस देश की 3 अलग राजधानी हैं जो क्रमशः सरकार की कार्यकारी, विधायी और न्यायिक केंद्र के रूप में कार्य करती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल। तो देखिए ये साउथ अफ्रीका की है। देखिए साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। देखिए साउथ अफ्रीका की एक राजधानी है, कौन सी, 3 राजधानी है। सबसे पहले इसकी राजधानी का नाम प्रिटोरिया बताता हूं, जो कि एग्जीक्यूटिव राजधानी है, ठीक है, कार्यकारी राजधानी। उसके बाद देखिए केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और ब्लोमफाउंटेन है, एक ब्लोमफाउंटेन, ठीक है ना, जो कि वहाँ की जुडिशियल कैपिटल है। उसके बाद देखिएगा कि श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी कहाँ पर है, तो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिए आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कॉलम में यहाँ पर G20 देश और उनकी मुद्रा का नाम दिया गया है, मिलान करना आपको, ठीक है। तो देखिए इंडोनेशिया का तो आपको जानते हैं रुपया हो जाएगा, चाइना का आपका जो है युआन हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का रैंड हो जाएगा और मैक्सिको का पेसो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको इजीली मिला सकते हैं, मिला लीजिएगा, मैंने यहाँ पर मिला दिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है, तो देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये दिया जाता है वैज्ञानिक अनुसंधान में, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च में। 1976 में राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण सेवा के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से किनको सम्मानित किया गया था, तो ये कामराज को दिया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुमारस्वामी कामराज, क्लियर। उसके बाद चलिए देखिएगा कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था। चंद्रयान मिशन को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, किससे, तो LVM-3M4 से, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन सोलर इंडिया कब शुरू किया गया था, तो फ्रेंड्स इसको शुरू किया गया था कब, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको शुरू किया गया था कब, तो इसको शुरू किया गया था, एक मिनट रुक जाइए, हाँ देखिए इसको शुरू किया गया था आपका हो जाएगा 11 जनवरी 2010 को, 11 जनवरी 2010 को, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये आपको पता है जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया है, ठीक है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है, तो फ्रेंड्स ये किसके अंतर्गत शामिल है, तो ये आपका आर्टिकल 48A में है, ठीक है ना, अनुच्छेद 48A में। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि अधिकार परीक्षा रेट जारी किया जाता है जब, तो अधिकार परीक्षा रेट जारी किया जाता है जब, बताइए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कि कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के सार्वजनिक पद धारण करता है, ए पर्सन हु होल्ड्स ए पब्लिक ऑफिस विदाउट लीगल अथॉरिटी। उसके बाद देखिए कथन दिया गया है और यहाँ पर कारण दिया गया है, बताना है इसका आपको। देखिए संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदन द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए, बिल्कुल अलग अलग संविधान संशोधन विधेयक को, और इसके लिए संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। तो संविधान में किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए जो है आपका संयुक्त बैठक है नहीं, तो यहाँ पर केवल एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी कथन ए सही है परंतु आर जो है ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है यहाँ पर 69 नंबर है, मिलान करना है। तो देखिए मैं बता देता हूँ, बिल्कुल ये आमने सामने दिया गया, बिल्कुल क्रम से है, ठीक है ना। जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, सरोजिनी नायडू, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, होमर, द इलियड, रॉबर्ट फर्स्ट, द रोड नॉट टेकन, ठीक है, बिल्कुल ये आमने सामने 1 2 3 4 लगा लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा देखिए 2016 में जारी की गई पुस्तक सिटीजन एंड सोसाइटी किस संवैधानिक प्राधिकारी के द्वारा लिखी गई थी। सिटीजन एंड सोसाइटी ये बुक लिखा गया था हामिद अंसारी के द्वारा, उस समय ये उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में किस लिपि को कई लिपियों के परिवारों
और उप परिवारों के जनक के रूप में वर्णित किया गया है। किस लिपि को कई लिपियों के परिवारों और उप परिवारों के जनक के रूप में? तो ये ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है फ्रेंड्स अगला प्रश्न कि इसरो द्वारा विकसित उस महिला मानव रूपी रोबोट का नाम क्या है जिसे 2024 में गगनयान मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के अग्रदूत के रूप में एक मानव रहित परीक्षण उड़ान पर भेजा गया था। तो इसका नाम है व्योम मित्र। ठीक है ना, यहाँ अंग्रेजी में आप देख सकते हैं व्योम मित्रा। क्लियर। चलिए देखिएगा, विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विधान परिषद, तो आप देख सकते हैं विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और देखिएगा कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर ऐड दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोकपाल चयन हेतु समिति, जो चयन समिति होता है उसमें नहीं है? तो उसमें देखिए इसमें से उपराष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं होता है, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश, ये लोग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सूचियां क्रमशः राज्य और समवर्ती विधायी शक्तियों को परिभाषित करती है? एज पर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट डिफाइन स्टेट्स एंड कंकरेंट लेजिस्लेटिव पावर्स रेस्पेक्टिवली। तो ये आपका बताता है लिस्ट 2 और लिस्ट 3। तो लिस्ट 2 और लिस्ट 3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अब यहाँ से आपका 75 प्रश्न जीके का हो गया और 75 प्रश्न यहाँ से आपके स्टार्ट होंगे जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और इसी में रीजनिंग भी होगा। चलिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कण सदृश प्रकृति को दर्शाता है। यह किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का वर्णन करता है जब वह इनसे टकराता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि उच्च आवृत्ति विद्युत चुंबकीय विकिरण। उसके बाद देखिए कौन सी परिघटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे कि हवा से पानी में जाता है तो मुड़ जाता है? तो ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है ना, प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद देखिएगा किसी वस्तु की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है? इसी को इनर्शिया यानी कि जड़त्व बोला जाता है। छोटे आयाम वाले सरल लोलक के लिए उसका आवर्तकाल मुख्यतः किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो यह इसका लंबाई के अनुसार। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा T=2 होता है √L/G होता है। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया कि लेंज का नियम जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का वर्णन करता है निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का जो है परिणाम है? तो ये परिणाम है एनर्जी का। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी का। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि वे अणु जो समान आणविक, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जो समान आणविक सूत्र साझा करते हैं लेकिन परमाणुओं की संरचनात्मक अवस्था अलग अलग होती हैं। अंग्रेजी में पढ़िएगा। देखिए हिंदी तो आपको दिख ही रहा है, अंग्रेजी में पढ़िएगा कि मॉलिक्यूल्स दैट शेयर द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स आर नोन एज। तो इसको कहा जाता है आइसोमर्स, कहा जाता है समावयी आइसोमर्स। ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि कौन सी धातु सबसे अधिक इसमें से अभिक्रियाशील है निम्नलिखित में से? तो ऑलरेडी यहाँ पर पोटेशियम दिया गया है। उसके बाद देखिए बॉयल के नियम के अनुसार यदि आप किसी गैस का तापमान स्थिर रखते हैं और उसका आयतन कम करते हैं तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए गैस का तापमान जो है स्थिर रखते हैं और उसका आयतन कम करते हैं तो दाब जो है बढ़ता है। तो यहाँ पर यह बढ़ता है, राइट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज होगा ये। ठीक है। अच्छा, रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसको ऑक्सीडाइज्ड कहा जाता है, ऑक्सीकृत कहा जाता है। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए K2Cr2O7 में Cr की यानी कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था, तो ये +3 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक मिनट रुक जाइए, +6 होता है, +3 नहीं +6 होता है। ठीक है ना, +6 होता है। क्लियर। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखिए पूछा गया कि सूर्य द्वारा पृथ्वी को गर्म करने के लिए उष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि उत्तरदायी है? तो ये विधि आपका विकिरण है। ठीक है ना, विकिरण है, रेडिएशन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर पूछा गया है कि हिमालयी नदी तंत्र के संबंध में गलत युग्म बताना है। देखिए रावी हिमाचल में उत्पन्न होती है और देवप्रयाग में गंगा में मिलती है। नहीं, ये कथन ही गलत दिया गया, बाकी यहाँ पर जो कथन दिया गया वो सही दिया गया। ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि द्रव्यमान m और वेग v वाली वस्तु का गतिज ऊर्जा तो ½ mv² होता है। यहाँ पर देख सकते कि ½ mv² यहाँ पर दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का अधिकांश भाग अवशोषित करता है?
तो ये आपका है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, पूछा गया है कि अनुवांशिकी में जीन के वैकल्पिक रूप के लिए क्या शब्द है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, तो ये आपका एलील हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, आणविक जीव विज्ञान में डीएनए टेम्पलेट से आरएनए अणु के संश्लेषण की प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है। आणविक जीव विज्ञान में यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज, इसको ट्रांसक्रिप्शन प्रतिलेखन कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न कि संवहनी पौधे में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है। तो जाइलम जो है आपको निश्चित रूप से जल और घुले हुए खनिज का परिवहन करेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए जो है जिम्मेदार है, तो ये सेरिबेलम होता है, अनुमस्तिष्क। उसके बाद देखिए, कार्बन 14 की अर्ध आयु लगभग यहाँ पर दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं है, जस्ट आपको पूछा जा रहा है कि इस गुण का उपयोग प्राचीन कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने की तकनीक में किया जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं, तो इसको रेडियो कार्बन डेटिंग कहा जाता है, ठीक है ना, रेडियो कार्बन डेटिंग। देखिए, मानव तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है, तो यह आपका हो जाता है स्टोमच से, अमाशय राइट आंसर हो जाएगा, स्टोमच ध्यान रखिएगा। चलिए उस स्टोमक से। उसके बाद देखिए, सतह पर या भूपर पट्टी के भीतर लावा के ठंडे होने और जमने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इन चट्टानों को कहा जाता है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है कि किसी ग्रह या तारे जैसे खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के लिए किसी वस्तु की न्यूनतम गति क्या कहलाती है, इसको एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है, हिंदी में इसको बोला जाता है पलायन वेग, ठीक है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा। उसके बाद देखिए, समजातीय अंगों की उपस्थिति इंगित करती है, तो ये आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, अपसारी विकास को। उसके बाद देखिए, पूछा गया कि पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या कहलाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है, तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसको कहा जाता है आपका हाइपोसेंटर, ठीक है। चलिए तो 100 प्रश्न मैंने करा दिया। अब देखिए यहाँ से 101 से लेकर के बाकी देखिए 150 तक में आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। पूरा इस पेपर का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दे रहा हूँ। टेलीग्राम का नाम है हमारा सक्सेस केंद्रा क्विज, वहाँ पर इस पेपर को आप उपलब्ध कर सकते हैं। लाइक कर दीजिएगा और एक इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिए।